हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे प्रॉब्लम्स। ये इस कलर में जो क्लासेस होंगी वो रहेंगी स्पेशली आईआईटी नीट के लिए, आईआईटी मेंस एंड एडवांस के लिए। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले सवाल से। पहले बिल्कुल छोटी सी इनिशियल बात मैं आपको बता दूं। कूलम्ब्स लॉ जो आपको पता होना ही चाहिए प्रॉब्लम्स करने के लिए। कूलम्ब्स लॉ, दो अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, दोनों चार्जेस पॉइंट चार्जेस हैं और उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो R है और मीडियम जो है वो वैक्यूम है। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, चार्ज चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, फोर्स जो लगेगी न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से पेयर्स में लगेगी। तो अगर ये इसके ऊपर F फोर्स लगाएगा तो ये वाला भी इसके ऊपर F ही लगाएगा और फोर्स हमेशा दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन पे लगेगी। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी यही हमें कूलम्ब्स में बताया है। तो उस फोर्स की वैल्यू रहेगी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, उसे याद कर लें। 9 इंटू 10 की पावर 9, यूनिट क्या आएगी न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम इंटू कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये वैल्यू फोर्स की ये वैल्यू वैक्यूम के अंदर आएगी अगर इन दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है। क्लियर? अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में भर दें मीडियम, यही Q1 चार्ज है और यही Q2 चार्ज है, सेम डिस्टेंस R है और इसके बीच में अगर हम लोग कोई मीडियम फिल कर दें, कोई भी मीडियम जस्ट लाइक वाटर, ऑयल या कोई अदर मीडियम अगर हम इसमें भर दें तो जो फोर्स है वो रहेगी तो आउटवर्ड ही, दोनों सेम नेचर के चार्जेस हैं। अगर अपोजिट होंगे तो अंदर की तरफ हो जाएगी, सेम है तो बाहर की तरफ होगी। अब लेकिन जो फोर्स की वैल्यू वो F नहीं आएगी, अब आएगी वो F डैश, कम आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मीडियम वाटर है तो इतनी फोर्स वैक्यूम में थी, अगर ये दोनों चार्ज वैक्यूम में थे तो फोर्स इतनी थी। लेकिन अगर इनके बीच में वाटर भर दिया जाए तो ये फोर्स डिवाइडेड बाय जितनी पहले F थी F डिवाइडेड बाय 81 आ जाएगी। तो F डैश मीडियम के अंदर जो आएगी वो F ओरिजिनल डिवाइडेड बाय, अगर वाटर है तो 81 आ जाएगा, ऑयल है तो क्या पता डिवाइडेड बाय 31 आ जाए। अलग अलग मीडियम में यहाँ F डिवाइडेड बाय समथिंग आएगा, वो समथिंग अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। लेट अस कॉल इट जनरल K नंबर, कैपिटल K। और कैपिटल K को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना हाई होगा उस मीडियम में फोर्स का वैल्यू उतना ही कम होगा। अगर हमने मीडियम कंडक्टर कर दिया, प्योर कंडक्टर, तो K इनफाइनाइट हो जाएगा और फोर्स 0 आएगी। और अगर परफेक्ट इंसुलेटर जस्ट लाइक वैक्यूम, परफेक्ट इंसुलेटर तो 1 होगा। तो जितना मीडियम इंसुलेटिंग होगा, प्योर इंसुलेटर, तो 1 आएगा। और जितना हल्का हल्का कंडक्टिंग होता जाएगा उतनी वैल्यू 1 से बढ़ते हुए इन्फिनिटी। और अगर इनफाइनाइट हो गया तो परफेक्ट कंडक्टर, और इनफाइनाइट से जितना कम होगा उतना कंडक्टिंग होगा लेकिन स्लाइट कंडक्टिंग होगा। ठीक है, अब समझिए। तो मीडियम के अंदर फोर्स का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसे कई बार हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिक सा फार्मूला है। वैक्यूम में ये लगाएंगे, मीडियम में ये लगाएंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन फार्मूलों को अप्लाई करने के लिए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि दो मीडियम Q1 और Q2 चार्जेस हैं जो वैक्यूम में थे,
किसी डिस्टेंस के ऊपर थे, कुछ फोर्स थी उनके बीच में। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं उन दोनों चार्जेस के बीच में मीडियम भर दूं, दो चार्जेस Q1 और Q2, कुछ डिस्टेंस है उनके बीच में कुछ फोर्स लग रही है। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं इन दोनों के बीच में मीडियम भर दूं, तो पहला सवाल सिंपल सा पूछ रहा हूं, फोर्स बढ़ेगी या घटेगी? क्या होगा? घटेगी। नॉर्मल सी बात है कि फोर्स घटेगी। जैसे हम मीडियम भरेंगे तो फोर्स घट जाएगी। तो हमने मान लो कि ये मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भरा है, जिसकी वजह से फोर्स रिड्यूस होगी। तो मैं क्या करूं कि फोर्स दोबारा बढ़ जाए? अगर मैं इन दोनों को दूर ले जाऊंगा तो फोर्स और ज्यादा घट जाएगी, अगर मैं इनको पास लाऊंगा तो फोर्स बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बताइए कितनी डिस्टेंस पे दोनों को रखूं? व्हाट शुड बी द आरडेस्ट डिस्टेंस, ताकि उनके बीच में लगने वाली फोर्स अनचेंज रहे, जितनी पहले थी उतनी ही दोबारा आ जाए। यानी पहले भी F थी, अब भी F आ जाए। तो सवाल ये है कि R डैश कितना होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ R। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ क्वेश्चन। 2 पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 किसी सर्टेन डिस्टेंस R पे थे, उनके बीच में कुछ फोर्स लग रही थी। जैसे ही मैंने K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम फिल किया, फोर्स रिड्यूस हो गई। तो मुझे उनके बीच की डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं बढ़ाऊंगा तो फोर्स घट जाएगी, अगर घटाऊंगा तो बढ़ जाएगी, और मुझे इतनी डिस्टेंस कम करनी है ताकि दोबारा वही फोर्स F आ जाए। तो सवाल है कि वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। और दोस्तों सी बात है कि जो अब फोर्स है और जो पहले फोर्स थी, उन दोनों की वैल्यूज को बराबर कर दो। तो F, चलो इसको हम जो बाद में फोर्स उसे F डैश कह लेते हैं। F डैश किसके बराबर होना चाहिए? F के। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि R डैश ऐसा होना चाहिए कि फोर्स बाद में और पहले सेम रहे। तो F डैश इज इक्वल टू F पुट करें और आंसर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट बचा R स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, K R डैश स्क्वायर, K इंटू R डैश स्क्वायर। ये टर्म इधर चली जाएगी, ये इधर आ जाएगी। तो R डैश स्क्वायर इज इक्वल टू होगा R स्क्वायर बाय K। दैट मीन्स R डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी R डिवाइडेड बाय रूट K। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर R दूरी वैक्यूम में थी, तब अगर दो चार्जेस के बीच में फोर्स F थी, तो अगर हम उस दूरी को R बाय रूट K बना लें, कम कर लें, तो मीडियम में भी उतनी ही फोर्स आ जाएगी। तो हम इस बात से कह सकते हैं, इक्विवेलेंट डिस्टेंस का कंसेप्ट बना सकते हैं, टर्म बना सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक बना सकते हैं। क्या कि वैक्यूम की R डिस्टेंस और मीडियम की R बाय रूट K डिस्टेंस इक्विवेलेंट है। वैक्यूम की R डिस्टेंस और मीडियम की R बाय रूट K डिस्टेंस इक्विवेलेंट होंगी। इक्विवेलेंट होगी इस बात का मतलब ये है कि आप वैक्यूम में फोर्स के फार्मूले में R पुट करें, और मीडियम में फोर्स के फार्मूले में अगर आप R की बजाय R बाय रूट K पुट कर देंगे तो फोर्स की वैल्यू सेम आएगी। तो उल्टा भी याद रखें, अगर मीडियम की डिस्टेंस को अगर आपको वैक्यूम में कन्वर्ट करना है, मीडियम की डिस्टेंस को वैक्यूम में कन्वर्ट करना है, तो ये रूट के इधर चला जाएगा, तो रूट के से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अगर जो मीडियम की डिस्टेंस है उसको वैक्यूम में कन्वर्ट करना है, मीडियम की डिस्टेंस को अगर वैक्यूम में कन्वर्ट करना है, तो ये टर्म इधर आ जाएगी। क्लियर होगी बात सब? तो अब इस बात पे एक छोटी सी प्रॉब्लम और करते हैं।
हाँ, इस बात को याद रखें, जल्दी से याद रखें कि अगर वैक्यूम में r डिस्टेंस पे जो फोर्स आएगी वही फोर्स r बाय रूट के डिस्टेंस पे मीडियम में आएगी, या उल्टा बोले r बाय रूट के डिस्टेंस अगर मीडियम में है तो वैक्यूम में कितने डिस्टेंस पे आएगी, r डिस्टेंस पे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको वैक्यूम से मीडियम की तरफ जाना हो, वैक्यूम से मीडियम तो रूट के से डिवाइड होगा, लेकिन अगर आपको मीडियम से वैक्यूम की तरफ आना हो तो रूट के से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। पिछले सवाल में, एक सवाल में मैंने पूरे में दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम दिया, फिर दूसरे में पूरे चार्ज के बीच में मीडियम दिया। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मान लो दोनों चार्जेस के बीच में d डिस्टेंस तक k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम भरा हुआ है, मतलब सारे में वैक्यूम भी नहीं है और सारे में मीडियम भी नहीं है, कुछ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए गिवन है क्वेश्चन में कि r है, टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच में r है और केवल d डिस्टेंस तक मीडियम भरा हुआ है और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। और सवाल मेरा ये है कि बताइए इन दोनों चार्जेस के बीच में कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। तो शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि ना तो ये गिवन कि सारे में वैक्यूम हो, ना ये गिवन कि सारे में मीडियम हो। अगर सारे में वैक्यूम होता तो हम फार्मूला लगाते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। और अगर सारे में मीडियम होता तो हम लगा देते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। तो अब क्या करना पड़ेगा, तो अब देखिए ये जो d डिस्टेंस मीडियम की है इसकी इक्विवेलेंट डिस्टेंस वैक्यूम में निकाल लेते हैं। तो d डिस्टेंस जो मीडियम के अंदर है उसकी वैक्यूम में जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। एक सेकंड के लिए रुक के आराम से सोचिए कि जो d डिस्टेंस मीडियम की है उसी का इक्विवेलेंट अगर हम वैक्यूम में ढूंढें तो कितना आएगा। मैंने अभी भी बताया था मीडियम से वैक्यूम की तरफ जाना हो तो रूट के से मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब d डिस्टेंस मीडियम का इक्विवेलेंट है d रूट के डिस्टेंस वैक्यूम का। तो अब ये डिस्टेंस वैक्यूम के इक्विवेलेंट कन्वर्ट कर लिया हम लोग, ये डिस्टेंस का इक्विवेलेंट वैक्यूम डिस्टेंस आएगा और बाकी तो सारा वैक्यूम था ही। कितना था फिर वैक्यूम, r डिस्टेंस में से d माइनस कर दो तो r माइनस d डिस्टेंस ऑलरेडी वैक्यूम था। तब हम कह सकते हैं दोनों चार्जेस के बीच में Q1 और Q2 के बीच में अगर हम इतने डिस्टेंस अज्यूम करेंगे तो दोनों चार्जेस के बीच में सारा वैक्यूम इमेजिन किया जाएगा। वैक्यूम है नहीं, वैक्यूम इमेजिन किया जाएगा। तो अब हम बड़ी आसानी से फोर्स लिख सकते हैं। तो फोर्स कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय d रूट के टोटल डिस्टेंस d रूट के प्लस r माइनस d कंप्लीट का होल स्क्वायर। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इस बात पे मैं लास्ट में आपको एक अच्छा क्वेश्चन भी दूंगा, अभी दे देता हूं मैं लास्ट में। क्या आपके लिए होमवर्क में क्वेश्चन है जिसे आप लोग ट्राई करें। जब आप ट्राई करेंगे तब उसका सॉल्यूशन बताने का मीनिंग निकलेगा। क्वेश्चन ये है कि यही 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2 और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो r है, लेकिन इस बार मीडियम यहां से यहां वेरी कर रहे हैं और K1 मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है इस चार्ज के अराउंड K1 है और यहां पे जाके K2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Q1 से Q2 की तरफ लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। Q1 से Q2 तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लीनियर फंक्शन की फॉर्म में इंक्रीज कर रहा है। अब आपको ये सोचना है कि अब इनके बीच में लगने वाली फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करें। अभी तक जो हमने प्रॉब्लम करी थी उसके अंदर या तो पूरे में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था और पूरे में था तो वो फिक्स था,
दूसरी जो प्रॉब्लम हमने करी उसमें दोनों चार्ज के बीच में जो मीडियम था वो d डिस्टेंस में था, लेकिन जितना था वो फिक्स था। तो आप इक्विवेलेंट डिस्टेंस के कंसेप्ट यहाँ यूज नहीं कर सकते। आपको नए सिरे से प्रॉब्लम को सोचना होगा कि Q1 और Q2 के बीच में अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 से K2 लीनियरली वेरी करेगा तो आप फोर्स की कैलकुलेशन किस प्रकार करेंगे। तो आप इसे ट्राई करें, अगली क्लास में हम इसका आंसर देंगे। हाँ, आप वीडियो समझने के बाद इसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, जिसे आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा हाइड्रोस्टैटिक्स विद इलेक्ट्रोस्टैटिक यूज होगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा पहले आइडिया आपको बता दूं जो आपको पता होना चाहिए। अगर ये स्ट्रिंग हो और ये मास हो और मैं आपसे पूछूं कि इस रस्सी में टेंशन कितनी है, तो नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगी, ऊपर की तरफ टेंशन T = होगा mg। इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कह दूं कि m मास है लेकिन मैंने इसको एक लिक्विड में डुबो दिया, तो लिक्विड इसके ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, जिसे हम कहते हैं बॉइंट फोर्स। तो ऊपर की तरफ दो फोर्सेस होगी बच्चों, एक बॉइंट फोर्स, एक टेंशन, और नीचे की तरफ है mg। तो अगर हम टोटल फोर्स की बात करें तो T प्लस सिस्टम रेस्ट में है, T प्लस B = होगा mg। दैट मीन्स जो अब बॉइंट फोर्स होगी वो mg नहीं होगी, mg माइनस बॉइंट, T जो होगी वो अब mg नहीं होगी, mg माइनस बॉइंट होगी। अगली बात, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर बॉइंट फोर्स कैसे लिखी जाएगी। बॉइंट फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने हमें सिखाया था कि बॉइंट फोर्स कैसे लिखनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? सीधा सा कंसेप्ट है, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डूबा है गुणा मल्टीप्लाई, जितना वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का डूबा है इनटू में जिस लिक्विड में डूबा है, उस लिक्विड की डेंसिटी इनटू में जी। ये आप लर्न कर लें, आपको +1 में सीखा होगा। वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का जितना डिप्ड है, अगर पूरा डिप्ड है तो पूरा वॉल्यूम इनटू रो मीन्स डेंसिटी उस लिक्विड की जिस लिक्विड में ऑब्जेक्ट डूबा है इनटू में जी। दैट विल बी द फार्मूला ऑफ बॉइंट फोर्स। ठीक है, तो अब हम इस बात का थोड़ा सा अगली प्रॉब्लम में यूज करेंगे, तो आपको ये क्लियरली पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उम्मीद है बॉइंट फोर्स का फार्मूला लर्न हो गया होगा। जितना वॉल्यूम डूबा है, डिप्ड वॉल्यूम इनटू में लिक्विड की डेंसिटी इनटू में जी। इस कॉमन पॉइंट से दो स्ट्रिंग्स जुड़ी हैं और उनसे दो चार्ज्ड बॉल जुड़ी हुई हैं और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है। अंडरस्टूड है, चार्ज्ड बॉल है तभी तो इनमें रिपल्शन है जिसकी वजह से इतनी दूर गई। हमें नहीं पता कितना चार्ज है, नहीं दिया हुआ, कितनी लेंथ है, नहीं दी हुई। बस इतना कंफर्म है कि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है वो सिग्मा है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा है और ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रही है। और जैसे ही हमने इसको लिक्विड में डिप किया है,
लिक्विड में डुब किया है, जिसकी डेंसिटी रो है, लिक्विड की डेंसिटी रो है, ध्यान दें। तो क्वेश्चन कहता है कि जितना एंगल वर्टिकल के साथ वैक्यूम में था उतना ही एंगल मीडियम में डूबने के बाद है। मान लेते हैं थीटा डैश एंगल है। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो अब एंगल है थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो सवाल ये उठता है कि आप बताइए इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि दो बॉल हैं जो कि चार्ज्ड हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, कुछ एंगल है वर्टिकल के साथ थीटा एंगल है, ये भी नहीं बताया कि थीटा देयर इज सम एंगल, और सिग्मा इसकी मास डेंसिटी है बॉल की। जैसे इसको मीडियम में डिप किया गया है तो एंगल सेम रहा। तो क्वेश्चन ये है कि आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताइए। तो शुरू करते हैं सवाल को। पहली सिचुएशन, ये दूसरी सिचुएशन। एक बात क्लियर है कि दोनों सिचुएशन में हमें जो कंफर्मली पता है वो है वर्टिकल के साथ यहाँ जितना एंगल है उतना एंगल वहाँ है। तो हम एक काम करेंगे, पहले इस एंगल को निकाल लेंगे, फिर उस एंगल को निकाल लेंगे, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे, जो हमें चाहिए वो अपने आप आ जाएगा। शुरू करते हैं। ये एंगल थीटा है, ये बॉल है, इस बॉल के ऊपर इस तरफ लग रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे की तरफ है mg, इस तरफ लगेगी टेंशन। नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको ये भी पता है कि ये चीज जो है, आपको ये भी पता है कि ये जो बॉल है वो रेस्ट में है, और अगर ये रेस्ट में है तो हम कह सकते हैं इन तीनों फोर्सेस का जो जोड़ है वो जीरो आएगा। तो तीनों फोर्सेस का जोड़ जीरो आएगा, तो हम इन तीनों के ऐड करने के लिए कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये वाला एंगल थीटा, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। तो आप कंपोनेंट्स करें तो क्या बनेंगे, टी का इधर टुकड़ा टी कॉस थीटा, इधर बनेगा टी साइन थीटा। तो ऊपर की तरफ टी कॉस थीटा, आगे की तरफ टी साइन थीटा, इस तरफ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे की तरफ है mg। अब ये बॉल अगर रेस्ट में है, ये इस बॉल के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस है, और ये बॉल रेस्ट में, तो आगे वाली फोर्स पीछे वाले के बराबर है, ऊपर वाली नीचे वाले के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि टी साइन थीटा का वैल्यू एफ ई के बराबर है और टी कोस थीटा का वैल्यू mg के बराबर है। टी कोस थीटा का वैल्यू mg के बराबर है। हमें क्या चाहिए था, एंगल। पहले एंगल निकालेंगे और बाद में निकालेंगे और इक्वेट करेंगे, यही तो करना है। तो एंगल निकालना है तो दोनों को डिवाइड कर लो आपस में। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ई अपॉन में mg। एक बात। अब हम लेते हैं दूसरी सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में पहले तो आपको ये समझाता हूँ कि एंगल ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ऐसा कैसे हो गया। तो कंफर्म बात है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बाहर लग रही थी, जैसे ही मीडियम आया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर की तरफ कम हो गई। कम होने से एंगल घटना चाहिए था, कम होने से एंगल घटना चाहिए था, लेकिन ऊपर की तरफ एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गई जो है बॉइंट फोर्स। तो बॉइंट फोर्स ने एंगल को बढ़ाने की कोशिश करी, और जो यह मीडियम था उसने डिक्रीज करने की कोशिश करी। तो जितना मीडियम की वजह से डिक्रीज हुई एंगल, जितना मीडियम की वजह से डिक्रीज होना चाहिए था उतना पॉइंट की वजह से इंक्रीज हो गया, इसलिए एंगल सेम रहा। अब ये एंगल निकालना पड़ेगा, तो निकालते हैं। इस दूसरी सिचुएशन में भी ये बॉल रेस्ट में ही है, थीटा डैश एंगल मान लेते हैं, लेकिन हमें पता है, ध्यान है ये बात, क्वेश्चन में गिवन है कि थीटा डैश और थीटा सेम। तो नई फोर्स बाहर की तरफ जो है, अब भी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक थी, लेकिन अब जो फोर्स है वो एफ ई डिवाइडेड बाय के होगी, रिड्यूस हो गई है के से। नीचे की तरफ पहले भी mg थी, अब भी mg है। इस तरफ टेंशन चेंज हो गई होगी, मान लेते हैं टी डैश है। एक एक्स्ट्रा फोर्स और है जिसे आपको ध्यान देना है, वो है ऊपर की तरफ बॉइंट फोर्स, जो पहले नहीं थी अब है।
समझ आ गई बात सभी? तो ये सारी फोर्सेस हैं जो सिस्टम के ऊपर लग रही हैं, लेकिन इस बार होगी टोटल मिला के 4 फोर्सेस, 1 2 3 और 4, और चारों का मिला के जोड़ क्या है? 0 है, क्योंकि सिस्टम रेस्ट में है। तो अगर हम इसको अलग से बनाए दोबारा से, ये थीटा डैश एंगल है, इन दोनों को सम कर लेते हैं पहले। mg नीचे b ऊपर, mg बड़ा होगा और b छोटा होगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ होगी। तो mg माइनस b नीचे की तरफ फोर्स है। इधर जो t डैश है ये थीटा डैश है, तो ये भी थीटा डैश होगा। t डैश को तोड़ लेते हैं, t डैश कोस थीटा और इधर t डैश साइन थीटा। तो इस तरफ हम जो बनाएंगे वो होगा, इसको हटा देता हूं मैं, इसका कोई रोल नहीं है, ऊपर बनाते चलते हैं। टी डैश का ऊपर कंपोनेंट हो जाएगा टी डैश कोस थीटा डैश, और आगे की तरफ हो जाएगी टी डैश साइन थीटा डैश, और लेफ्ट की तरफ जो फोर्स है वो है एफ ई डिवाइडेड बाय के। सिस्टम रेस्ट में है, और अगर सिस्टम रेस्ट में तो हमें कहना पड़ेगा टी डैश साइन थीटा डैश इज इक्वल टू होगा एफ ई बाई के। आगे वाली फोर्स पीछे वाली के बराबर कर दी, ऊपर वाली नीचे वाली, क्योंकि सिस्टम रेस्ट में। तो टी डैश कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस बी। हमें थीटा डैश चाहिए क्योंकि हमें थीटा निकाल चुके हैं, और हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो टेंजेंट थीटा डैश, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर दें तो जैसे डिवाइड करेंगे टी डैश से टी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचा एफ ई डिवाइडेड बाय एम जी माइनस बी के, के एफ ई बाई के इंटू एम जी माइनस बी। इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट इक्वेशन में थीटा निकाल लिया, सेकंड इक्वेशन में थीटा डैश निकाल लिया। तो फ्रॉम 1 and 2 फ्रॉम 1 and 2 क्या कह सकते हैं हम लोग? एफ ई बाई एम जी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एफ ई बाई के इंटू एम जी माइनस बी। एफ ई से एफ ई कैंसिल होगा, के इंटू एम जी माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी। हमें क्या चाहिए? हमें के चाहिए, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा एम जी डिवाइडेड बाय एम जी माइनस बी। अब बस प्रॉब्लम ये बची कि बी को किसकी लैंग्वेज में निकालें? एम जी की लैंग्वेज में निकालें। तो आपको मैंने बताया था कि पॉइंट फोर्स का फार्मूला क्या होता है। मान लो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम वी है और वो पूरा डूबा हुआ है, ये तो क्वेश्चन में दिख रहा है पूरा डूबा हुआ है। तो पॉइंट फोर्स का फार्मूला था जितना वॉल्यूम डूबा है इनटू में जिस लिक्विड में डूबा है उसकी डेंसिटी इनटू जी। और अब वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? वॉल्यूम बराबर होगा मास बटा डेंसिटी। मास ऑब्जेक्ट का, ये वॉल्यूम किसका है? ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का मास बटे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सिग्मा। सिंपल फार्मूला, डेंसिटी बराबर मास बटे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर मास बटे डेंसिटी। तो मास बटे डेंसिटी, ऑब्जेक्ट का मास बटे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इंटू रो इंटू जी। देयरफॉर अब पुट कर दें ऐसे, देयरफॉर के इज इक्वल टू हो गया एम जी डिवाइडेड बाय एम जी माइनस एम जी इंटू रो बाई सिग्मा। मैंने इसी वैल्यू को पुट कर दिया, पॉइंट की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। तो ऊपर से नीचे एम जी कॉमन आके कैंसिल हो गया, तो के क्या बचा? अगर हम एलसीएम ले लें तो सिग्मा ऊपर आ जाएगा और नीचे बचेगा सिग्मा माइनस रो। तो हम कह सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है। अब आप इसको एज अ रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बात समझ आ गई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।
ताकि मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। इस क्लास में हम लगातार प्रॉब्लम्स का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। जब भी आपको एक या दो प्रॉब्लम क्लास के दौरान दी जाए, आप उसे ट्राई करके आएं, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब वो डिस्कस हो तो आपको उस कंसेप्ट को अप्लाई करना आ जाए। थैंक यू, आज इतना ही।